एनसीईआरटी प्रिपरेशन सीरीज में आप सबका स्वागत है। एनसीईआरटी प्रिपरेशन सीरीज में हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2। और इस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 में आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 पर आ गए हैं। आज मतलब थर्ड डिस्कशन है हमारा। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मतलब संघवाद। संघवाद जहाँ पर यूनियन और स्टेट्स मिलकर के एक गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का गठन करते हैं। ठीक है, तो फेडरलिज्म के बारे में विचार करना है। पहला पॉइंट यह है कि इट इज अ सिस्टम इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस अदर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। तो मैंने जैसा आपको बताया कि ये जो संघवाद है, ये संघवाद वास्तव में क्या है? संघवाद वास्तव में केंद्र और राज्यों का संबंध है, जहां पर केंद्र और राज्य मिलकर के गवर्नमेंट को चलाते हैं। तो एक तो सेंट्रल अथॉरिटी होगी जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट कहेंगे, और दूसरी होंगी उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट जिनको हम स्टेट कहते हैं। ठीक है, जो राज्य होते हैं। ठीक है, और दूसरा ये है कि फेडरेशन हैज द ओनली टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। नहीं, देखिए, फेडरेशन में यूजुअली तो टू लेवल्स ऑफ ही गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा केवल टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट ही हो। लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकती है। गवर्नमेंट कई सारी अथॉरिटीज में डिवाइड की जा सकती है। तो पहला स्टेटमेंट तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इसलिए हम लोग इसमें लगाएंगे पार्ट नंबर ए, यानी कि वन ओनली। ठीक है, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच अमंग द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? यूनिटरी फॉर्म और फेडरल फॉर्म, दो तरीके के मेजर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है जहां पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट हो। अगर वहां पर स्टेट एग्जिस्ट भी करे तो स्टेट्स के पास कोई पावर ना हो। दे शुड बी ओनली द एक्सटेंडेड ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला फीचर ये है कि देयर इज स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने भी आपको बताया कि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रांग होगी। सबॉर्डिनेशन ऑफ सब यूनिट्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, मैंने भी आपको बताया कि वो एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, यानी कि खुद की उनकी कोई बहुत ज्यादा पावर्स नहीं होंगी। और तीसरी चीज, सेंट्रल गवर्नमेंट पासिंग लॉज ऑन द लोकल मैटर्स, जो कि स्टेट्स के पास या जो छोटी यूनिट्स है, जो लोअर यूनिट्स है, उनके पास कोई पावर नहीं है। तो जो भी लॉज बनाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी। तो ये तीनों पोर्शन इसमें करेक्ट हो जाएंगे अगर हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो इसलिए इसमें हम लगाएंगे डी। ठीक है, तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Which among the following are the features of the federal form of government? अभी आपको मैंने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझाया। पहला, टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, एग्जैक्टली सही है। मैंने अभी आपको बताया था कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट तो जरूर होंगी, उससे ज्यादा भी हो सकती है। सेपरेट जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट टीयर्स। देखिए, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उस फेडरल स्ट्रक्चर में हमेशा जो केंद्र होगा और जो राज्य होगा, उनके अलग अलग लेवल के डिफरेंट टीयर्स पावर्स होंगे, उनके पावर्स बहुत ही क्लियरली डिफाइंड होंगे। तो सेकेंड वन भी करेक्ट हो जाएगा आपका। थर्ड वन, फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली अमेंडेड। देखिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का मतलब है, प्रोविजंस का मतलब है वो प्रोविजंस जो कि उस फेडरल स्ट्रक्चर को बना रहे हो। ठीक है, उसको अगर आपको बदलना है तो आपको स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट लेनी पड़ेगी। उसको कोई भी एक पार्टी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, खुद से नहीं बदल सकती। तो यूनिलैटरली उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। थर्ड वन है, सॉरी, फोर्थ वन है, सेपरेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर इंश्योरिंग फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। बिल्कुल, जो भी स्टेट के रेवेन्यू सोर्सेज हैं वो क्लियरली डिफाइंड होंगे, सेंटर के सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्लियरली डिफाइंड होंगे। एंड राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट टू secede फ्रॉम द स्टेट। ठीक है, यानी कि राइट टू secede यानी कि अलग हो जाने का अधिकार भी मिलेगा। ठीक है ना। देखिए, इनिशियल लेवल का जब हम फेडरेशन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, अमेरिकन फेडरेशन से जो शुरुआत पढ़ते हैं, वहां पर राइट टू secede था, लेकिन अभी राइट टू secede नहीं है। तो ये फेडरलिज्म के फीचर में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। तो फिफ्थ वन जो है वो इस समय तो लागू नहीं होगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी, जहां पर 1, 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। फिफ्थ वन इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
The federal system safeguard and promote unity of the country. It helps in accommodating religious diversity. ठीक है, देखिए जो फेडरल सिस्टम है वो यूनिटी ऑफ द कंट्री को सेफगार्ड भी करेगा, यानी प्रोटेक्ट भी करेगा और प्रमोट भी करेगा। ठीक है, कैसे? क्योंकि अगर हर यूनिट का अपना एग्जिस्टेंस है और उसको अपनी पेरिफेरी में, अपनी टेरिटरी में अपने हिसाब से काम करने का अधिकार है, तो उसको अलग होने की जरूरत नहीं होगी। तो फेडरल सिस्टम एक तरीके से जैसे आप अमेरिकन फेडरेशन देखते हैं तो वहां पर क्या है, वहां पर कंट्री की यूनिटी पर कोई दिक्कत नहीं है। तो इंडियन फेडरेशन में भी आप देखें तो अगर हमने आपको स्पेसिफिक पावर्स दे रखी हैं, आपके फंक्शन डिफाइंड है, हमारे पावर्स और फंक्शंस डिफाइंड है, तो यूनिटी ऑफ द कंट्री मेंटेन रहेगी। दूसरी चीज ये है कि इसमें डाइवर्सिटी भी मेंटेन रहेगी। आप यूपी का अलग एक तरीका है, तमिलनाडु का एक अलग जीवन शैली है, अलग आर्ट कल्चर सिस्टम है, तो हर एक चीज एक लेवल पर मैनेज रहेगी। तो फेडरल सिस्टम के ये फीचर है और ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं about the federal structure. So we can go with the C only. Now come to the question number 5. Consider the following statements. The power sharing mechanism in federations are similar in all over the world. देखिए पूरी दुनिया में एक जैसा फेडरेशन का स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे आप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इन सबको देखेंगे तो अलग अलग फेडरेशन के फीचर्स हर कंट्री में मिलेंगे। तो पावर शेयरिंग मैकेनिज्म एक जैसा सभी फेडरलिज्म में नहीं है, सभी फेडरेशंस में नहीं है। पहला स्टेटमेंट तो सही नहीं है। द बैलेंस ऑफ पावर इन रिस्पेक्टिव फेडरेशन डिपेंड्स अपॉन द हिस्टोरिकल फैक्टर्स। यस, हिस्टोरिकल फैक्टर्स का मतलब है कि वो किस समय, किस तरीके से, किन कंडीशंस में फ्रेम किए गए, उनके आधार पर ही वहां पर फेडरेशन के जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उनको डिसाइड किया गया। जैसे इंडिया के बारे में हम आपको बार बार बताते हैं कि इंडिया में क्या हुआ। इंडिया में बेसिकली हम छोटे छोटे स्टेट्स थे, छोटे छोटे रियासतें थी जो कुछ मर्जी से साथ में आए, कुछ मजबूरी में साथ में आए। तो वहां पर हम उस तरीके का फेडरेशन आइडियली नहीं फॉर्म कर सकते जैसा फेडरेशन यूएसए फॉर्म करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है बट द फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सो द क्वेश्चन इज choose the correct ones, one only, two only, both of them, none of them. So we can go with the B, both of sorry, two only. Now come to the question number 6. The system in which small independent states come together to form a large unit in terms of coming together type of federation, termed as coming together form of federation। यानी कि जहाँ पर छोटे छोटे स्टेट मिलकर के एक साथ आते हैं और एक स्टेट को बनाते हैं, एक कंट्री को बनाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन। बिल्कुल सही बात है, मैंने अमेरिका के लिए इसका एग्जांपल बार बार आपको दिया है। इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया आर द एग्जांपल्स ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अब देखिए कमिंग टुगेदर फेडरेशन मैंने आपको अभी इंडिया वाला एग्जाम्पल दे दिया लास्ट वाले क्वेश्चन में ही, कि इंडिया में सब अपनी मर्जी से नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना, लार्ज यूनिट सबने मिल करके अपनी मर्जी से नहीं बनाई, एक यूनिट बना दी गई, उसको बाद में कंसोलिडेट किया गया। तो इसलिए सेकंड वाला स्टेटमेंट, इंडिया और यूएसए में तो एक जैसा सिस्टम हुआ ही नहीं, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या है, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगा, इसलिए हम इसका आंसर लगाएंगे ए ओनली, वन ओनली। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। लिस्ट के बारे में क्वेश्चन है, पेयर्स दिए हुए हैं, करेक्टली मैच देखना है। तो यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट में बैंकिंग आएगा। ठीक है, यूनियन लिस्ट में बैंकिंग सही है। स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर आता है, स्टेट लिस्ट में एजुकेशन नहीं है, और कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन है। एजुकेशन इज टॉपिक ऑफ कंकरेंट लिस्ट। एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का विषय है, ये आपको हमेशा से पता होगा। तो इसका जो सही आंसर है, करेक्ट पेयर्स बताना है, तो वन ओनली सही होगा। ठीक है, बी और सेकंड और थर्ड में उसको क्रॉस मैच कर देंगे तो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द यूनियन टेरिटरीज। संघ शासित क्षेत्रों के बारे में। दे एंजॉय लेस पावर्स देन स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेटिंग देमसेल्व्स। करेक्ट है, उनके पास उतनी पावर नहीं होती, सेंटर की तरफ से उनको जो पावर्स दी जाएंगी केवल उतनी एरियाज में ही वो शासन कर सकते हैं। जैसे आप दिल्ली का एग्जाम्पल ले सकते हो, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास होता है, ठीक है, लैंड गवर्नर के पास है। तो इस तरीके से उनको सारी वो पावर्स नहीं मिलती हैं। जैसे लॉ एंड ऑर्डर तो स्पेशली स्टेट लिस्ट का विषय है, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है। तो अगर यूनियन टेरिटरी है तो वहां पर स्टेट जितनी पावर से स्टेट को मिली है वो नहीं मिलेंगी। सेकेंड, दे आर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। करेक्ट है। एंड द थर्ड वन,
दे आर डिक्लेयर्ड यूनियन टेरिटरीज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ओनली। देखिए फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ओनली वाला पोर्शन गलत होता है, ठीक है। अलग अलग यूनियन टेरिटरी अलग अलग रीजन से बनाई गई, ठीक है ना। जैसे यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, तो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली क्यों बनाया गया, उसका एक स्ट्रेटेजिक पर्पस है, वो कैपिटल है, ठीक है। अब चंडीगढ़ बनाया गया आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस से। दादरा नगर हवेली, दमन दीव, वहाँ का जो छोटा और कल्चरल और लिंग्विस्टिक हेरिटेज था उसको बनाने के लिए, उसकी ज्योग्राफी के कारण बनाया गया, ठीक है। तो कई सारे और रीजंस भी हैं यूनियन टेरिटरीज के फॉर्मेशन के, केवल एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज के, सॉरी यूनियन टेरिटरीज के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें आपका पहला और दूसरा सही है, बट द थर्ड वन इज नॉट करेक्ट, सो वी विल गो विद द ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। Which among the following factors have helped in sustaining federalism in India? भारत में फेडरलिज्म को सस्टेन करने के लिए किन फैक्टर्स ने हेल्प किया? पहला, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि अगर डाइवर्सिटी है तो वो फेडरलिज्म के लिए अच्छी है, और जो फेडरलिज्म है, जो संघवाद है, वो डाइवर्सिटी के कारण ज्यादा मजबूत होगा। अभी अभी मैंने आपको ये बात एक्सप्लेन की थी। दूसरी चीज लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी में हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अपनाते हैं, इससे वहाँ की डाइवर्सिटी, वहाँ का कल्चर प्रोटेक्ट रहता है, प्लस हम नेशनल इंटीग्रिटी के लिए हिंदी और इंग्लिश भी साथ में पढ़ा रहे हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। सेवेंथ शेड्यूल, सेवेंथ शेड्यूल में हमने 3 लिस्ट बना रखी है, तीनों लिस्ट में उनके पावर्स क्लासिफाई कर सकते हैं, क्लियरली डिफाइन कर रखे हैं, तो सेवेंथ शेड्यूल भी होगा। और जुडिशरी, किसी भी फेडरलिज्म के सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो फैक्टर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसमें जो 1 2 3 4 सारे सही हो जाएंगे और हम जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर्स को नीचे के लेवल पर डिवेलुएट करना, उनको ट्रांसफर करना, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन के स्टेट संबंध में स्टेटमेंट देखें। 1992 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वर मेड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ठीक है। आप 1992 के अमेंडमेंट 91st 92nd के द्वारा देखते हैं कि 3 टियर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और लोकल अर्बन लोकल बॉडीज के स्टैब्लिशमेंट होता है, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन था। इट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर द स्टेट्स टू होल्ड इलेक्शंस टू दीज बॉडीज रेगुलरली। यस, विद इन 5 years वहां पर इलेक्शन होने चाहिए। अगर मिड टर्म में कोई भी चीज भंग हो जाती है, कोई भी इंस्टीट्यूशन भंग होता है, तो आपको विद इन 6 month इलेक्शन करवाने होंगे। वुमेन एंड वीकर सेक्शंस वर गिवन रिजर्वेशन टू दीज ऑफिसेस। यस, वुमेन्स को और वीकर सेक्शंस को इसमें रिजर्वेशन दिया गया है। वुमेन्स को 30% रिजर्वेशन दिया गया है 73rd अमेंडमेंट के द्वारा, और 74th अमेंडमेंट में भी है। तो वुमेन्स को और वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को रिजर्वेशन दिया गया है। तो 1 2 3 एंड 1 2 एंड 3 तीनों सही है, तो इसमें हम करेक्ट आंसर लगाएंगे डी, ठीक है। तो इस तरीके से ये 10 क्वेश्चन आज वाले कंप्लीट होते हैं। देखिए एक बात को ध्यान से समझिएगा कि ये जो चैप्टर है क्लास 10th से जो आप डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, ये आपके प्री के लिए भी उतनी ही जरूरी है और मेंस के लिए भी उतनी ही जरूरी है। यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे, जिन कॉन्सेप्ट्स को समझने में हमें अगर प्रॉब्लम होती है, तो अगर यहाँ के टॉपिक्स को और चैप्टर्स को, इनके टर्म्स को हम बेहतर समझ लेते हैं, तो पॉलिटी की आगे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इसलिए ये यहाँ से आपको जो एनसीईआरटी है वो बहुत अच्छे से कवर करनी है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडे। अगर कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं।